हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे विकृति का विज्ञान। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन डिजीज़, सबने उसके बारे में सुना होगा। नाम है मलेरिया। तो सबने सुना होगा मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। हम ये कहें कि पैरासाइटिक डिजीज़ में से, पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ में सबसे कॉमन डिजीज़ है। और ये बहुत ही बड़े व्यापक रूप में फैलता है। एक साथ बहुत गांव के गांव में या शहर के शहर में मलेरिया का इंसिडेंस बहुत देखने को मिलता है। इस वीडियो में जानते हैं ये सब इसके बारे में कि आखिर मलेरिया है क्या, मलेरिया के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं, और पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए पैथोजेनेसिस क्या है मलेरिया की। जैसे कि हमने जाना कि सबसे ज्यादा कॉमन पैरासिटिक डिजीज है ये, यानी कि पैरासाइट्स के कारण होती है। कौन सा पैरासाइट है ये? मलेरिया को कॉज करने वाला पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है प्रोटोजुआ, जो हम पढ़ते थे बचपन में हमें कि प्रोटोजुअल डिजीज है, इसीलिए इसे प्रोटोजुअल फीवर भी कहा जाता है। आगे हम ये भी जानेंगे कि इसको ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता है। और फिर साथ में एक टर्म इसके साथ में जो जुड़ा है, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स से रिलेटेड है, कि इसको पैरोक्सिमल फीवर भी कहा जाता है। यानी कि ये जो फीवर है वो पैरोक्सिम में होता है। पैरोक्सिम का मतलब क्या है? साइकिल, इन साइकिल होता है। यानी इसके क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हैं जो एक साइकिल की पहिए की तरह रिपीट होते हैं। तो इसकी स्टेजेस हैं जो बार बार रिपीट होती है, इसीलिए इस फीवर को पैरोक्सिमल फीवर भी कहा जाता है। एक चीज का और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी कंट्री जो है वो मलेरिया एंडेमिक कंट्री है। और देश दुनिया में या बहुत वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो आज के टाइम में मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के इतने बड़े प्रोग्राम्स के होते हुए भी थोड़ी अवेयरनेस हमारी कम होने से या एफर्ट्स में कमी होने की वजह से आज भी हमारी कंट्री क्या है, मलेरिया एंडेमिक है। आज भी हम मलेरिया फ्री नहीं हो पाए हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पैथोलॉजी, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, हम सबको ये जानना ज़रूरी है मेडिकल फील्ड से होने के लिए कि हम कैसे अपनी कंट्री को मलेरिया फ्री कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और होप करता हूँ आप एंड में बहुत सारी जानकारी लेके जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। तो वंस अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और चार तरीके के, अगर हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करें तो टोटल चार तरीके के प्लाज्मोडियम हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेकंड है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एंड थर्ड है प्लाज्मोडियम ओवेल, और फोर्थ है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इन चारों प्लाज्मोडियम में से पहले जो दो प्लाज्मोडियम हैं, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये ही मुख्यतः इंडिया में दोनों मलेरिया कॉज करते हैं। और रिमेनिंग जो है प्लाज्मोडियम यानी कि ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, वो हमारे यहाँ वो डिजीज नहीं कॉज करते। अफ्रीकन कंट्रीज में उनका इंसिडेंस बहुत देखा जाता है। अब इन चारों टाइप्स में से जानने वाली बात एक ये है कि जो ये फर्स्ट टाइप है यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उस वो जो फलेरिया कॉज करता है वो बहुत सीरियस टाइप्स का होता है। सीरियस टाइप्स का इसलिए भी होता है, पैथोजेनेसिस के थ्रू हम जानेंगे कि क्यों ये सीरियस टाइप्स का होता है। और इसका अगर ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट में डाई, यानी कि पेशेंट बहुत जल्दी मर सकता है। इसीलिए इसको बहुत ही सीरियस लेना है, और बहुत ही सीरियस इसको मलेरिया, सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज कॉज करता है, लंबी चलती है, क्योंकि इस मलेरिया के साथ में इसका रिवर्सल भी होता है, यानी कि ये दोबारा भी हो सकता है। ये भी हम पैथोजेनेसिस में इसका आंसर जानेंगे जब इसकी पैथोजेनेसिस बनेंगे कि क्यों इसका रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है ये। बट ये जो डिजीज कॉज करता है वो माइल्ड प्रकार की होती है और क्रॉनिक हो सकती है। महीनों तक पेशेंट में मलेरिया चल सकता है। और मैक्सिमम इंसिडेंस हमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का मिलता है, यानी वाइवैक्स मलेरिया का मिलता है। अब ये जो फैल्सीपेरम मलेरिया है वो ज़्यादातर उन पार्ट्स में हमारे देश के कंट्री में पाया जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत हैं, जहाँ रेनी सीज़न बहुत है। यानी कि रेन या फॉरेस्ट एरिया जिन जिन पार्ट्स में है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स हो गए, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हो गए, आंध्रा, इन सब एरियाज़ में फैल्सीपेरम मलेरिया बहुत ही उसका इंसिडेंस मिलता है। जब हम नॉर्थ साइड आते हैं, जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ पे कम उतनी बारिश होती नहीं है, उस जगह पे वाइवैक्स का इंसिडेंस आपको बहुत देखने को मिलता है।
तो इसीलिए पेशेंट कहाँ से आया है ये हमको जानना ज़रूरी है। पेशेंट का एड्रेस हम नोट करते हैं, पेशेंट किस जगह से है। तो हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो जो रहने वाला बिहार का हो बट जॉब आपके यहाँ आके करता है, और घर वो गया था किसी छुट्टी पे, और अब वो रिटर्न जो आया है और तो उसको मलेरिया हो गया है। तो हो सकता है मे बी उसके यहाँ पे फैल्सीपेरम का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसको फैल्सीपेरम मलेरिया हुआ हो। तो ऐसे प्लेसेस में क्या कहते हैं, जहाँ पे वाइवैक्स का इंसिडेंस है वहाँ पे फैल्सीपेरम का भी इंसिडेंस मिल सकता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पेशेंट। तो जैसे कि हमने जाना कि मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है, बट मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या है कि ये इसका एक कैरियर होता है। तो जैसे कि मलेरिया का कैरियर कौन है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कैरी करती है प्लाज्मोडियम को, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करवाती है प्लाज्मोडियम को। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वंस अगेन नाम आप याद रख लीजिए, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब काटती है तो उसके काटने से ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होगा बॉडी में, जिसको हम डिटेल में पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया में जानेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ हम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की पढ़ेंगे तब। तो चलिए बात करते हैं फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के साथ पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है जब किसी पर्सन को, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसफ़र करती है उस व्यक्ति के ब्लड में। उस व्यक्ति के ब्लड में पहुँच के में जब वो एंटर करते हैं स्पोरोजॉइट, तो स्पोरोजॉइट्स ब्लड के थ्रू एंट्री लेते हैं लीवर में। यहाँ लीवर में क्या होता है, लीवर में ये स्पोरोजॉइट्स कन्वर्ट होते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइट्स के रूप में। तो स्पोरोजॉइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइट्स में। अब ये मीरोजॉइट्स क्या होंगे, संख्या बढ़ जाएगी इनकी, तब ये दोबारा ब्लड में एंट्री करेंगे, और ब्लड में एंट्री करने के बाद ये आरबीसी में एंटर करेंगे। अब आरबीसी में क्या है, ये एंटर करने के बाद आरबीसी में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वंस अगेन अपनी फॉर्म को ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये मीरोजॉइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोपोजॉइट्स में। अब यहाँ तक तो दोनों ही बात हम करें फैल्सीपेरम मलेरिया की और वाइवैक्स मलेरिया की, तो यहाँ तक तो दोनों लगभग सेम है। दोनों में क्या होगा कि स्पोरोजॉइट्स कन्वर्ट इनटू मीरोजॉइट्स, लीवर में पहुँच के मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होंगे, फिर ये दोबारा ब्लड में रिलीज होंगे, आरबीसी में एंट्री करेंगे। आरबीसी में एंट्री करने के बाद ये ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट होंगे। एक और चीज साथ में होती है कि ये ट्रोफोजॉइट्स में तो कन्वर्ट हो ही रहे होते हैं, साथ ही साथ आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा किसमें, हीमोजॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम वाइवैक्स मलेरिया को देखते हैं, तो वाइवैक्स में मलेरिया में देखा जाता है कि जो ये मीरोजॉइट्स ब्लड में आते हैं, उनमें उन जो लीवर में से ब्लड में आ रहे हैं, उन लीवर के मीरोजॉइट्स में से कुछ मीरोजॉइट्स रिमेन्स रह जाते हैं किसमें, लीवर में ही, और ये लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं हिप्नोजॉइट्स के रूप में। अब ये हिप्नोजॉइट्स, नाम वर्ड आ रहा है हिप्नोसिस से, ये क्या करते हैं, डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं, और इन फ्यूचर क्या होता है, ये फिर दोबारा रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वाइवैक्स मलेरिया के केस में रिलैप्स होता है फीवर का। तो आप जान गए होंगे कि क्यों इसका रिलैप्स होता है, क्योंकि एक बार पर्सन हील हो जाता है, ठीक हो जाता है मलेरिया से, बट ये जो हिप्नोजॉइट्स लीवर में रिमेन्स है वो दोबारा ब्लड में आएंगे मीरोजॉइट्स की फॉर्म में, और फिर से पेशेंट में क्या होगा, रिलैप्स होगा, फीवर, रिलैप्सिंग फीवर आएगा पेशेंट में। अब आपने, अगर हम बात करें आगे, तो ट्रोफोजॉइट जो आरबीसी में आ गए, इन्होंने क्या किया, हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट किया, और लगातार ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ट्रोफोजॉइट्स के रूप में आरबीसी के अंदर। तो एक टाइम पे क्या होता है, इनकी लोड की वजह से आरबीसी रप्चर करती हैं, और जैसे ही आरबीसी रप्चर करती हैं, ये जो हीमोजॉइन बना है ये हीमोजॉइन ब्लड में आ जाता है, और जैसे ही ये ब्लड में हीमोजॉइन आएगा इसकी वजह से पेशेंट को फीवर आता है। तो बार बार ये आरबीसी रप्चर करेंगे, जितनी बार आरबीसी रप्चर करेंगे हीमोजॉइन ब्लड में आएगा, और
ब्लड में जैसे ही आएगा तभी इसका क्या आएगा, फिर से फीवर का अटैक आएगा। इसीलिए ये साइकिल में रिपीट होता है, इसीलिए हम इसे पैरोक्सिमल फीवर कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा जैसे ही हीमोजाइन ब्लड में आता है वैसे ही पेशेंट में आपको मलेरिया के फीवर का अटैक आएगा। अब आगे जब हम फेल्सीपेरम में देखते हैं तो फेल्सीपेरम वाइवेक्स से किस तरीके से डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो फेल्सीपेरम मलेरिया में क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टेड आरबीसी हैं इनमें दो चेंजेस होते हैं। एक चेंजेस ये देखने पर लगता है कि इनकी जो इन्फेक्टेड आरबीसी हैं इनकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है, यानी इनको ये चिपचिपी हो जाती हैं। तो चिपचिपी होने से की वजह से क्या होता है कि इनमें एक शब्द आया है साइटो अडेरेंस। साइटो अडेरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि ये चिपकती हैं तो ये माइक्रो सर्कुलेशन में जाके, माइक्रोसोल्स कैपिलरीज में जाके उनकी कैपिलरी की वॉल से जाके अटैच होना स्टार्ट होती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं कि साथ ही साथ जो नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी हैं उनको भी अपने साथ में अटैच करना शुरू करती हैं। तो एक आप देखोगे कि एक गुच्छा सा बन जाता है आरबीसी का, किसमें, फेल्सीपेरम मलेरिया में, और उस गुच्छे को हम कहते हैं रोजेट फॉर्मेशन। तो ड्यू टू साइटो अडेरेंस एंड रोजेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन में जाके चिपक रहे हैं और वहाँ गुच्छे के रूप में बन जा रहे हैं, तो जो सर्कुलेशन उसके थ्रू हो रहा था उस सर्कुलेशन में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो ध्यान रखिए कि कैपिलरी ऑलरेडी बहुत छोटी हैं, बहुत पतली हैं, और उनके थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो बहुत ही कम माइन्यूट वे में जा रहा है, बहुत पतले रास्ते से जा रहा है। वहाँ ये साइटो अडेरेंस और रोजेट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जिस भी ऑर्गन को वो सप्लाई दे रही हैं उस ऑर्गन की सप्लाई रुक जाएगी। इसी कारण से, इन्हीं दोनों कारणों की वजह से फेल्सीपेरम मलेरिया बहुत सीरियस टाइप का है। इसमें बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं। आगे हम कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे फर्दर स्लाइड में। तो इस तरीके से फेल्सीपेरम अलग हो जाता है वाइवेक्स में, क्योंकि वाइवेक्स में ना साइटो अडेरेंस होता है ना रोजेट फॉर्मेशन होता है। हाँ, वहाँ पे हिप्नोजॉइट्स बनते हैं जो कि फेल्सीपेरम मलेरिया में नहीं बनते। तो हिप्नोजॉइट्स की वजह से वहाँ रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, और यहाँ रोजेट फॉर्मेशन और साइटो अडेरेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं मलेरिया के। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि मेन जो फीचर है कि फीवर आता है पेशेंट को, उसके साथ में पेशेंट में हेडेक हो सकता है, उसके साथ में पेशेंट में आर्थ्रेल्जिया हो सकता है यानी जॉइंट पेन हो सकता है, और साथ ही साथ में किसी पेशेंट में किन्हीं पेशेंट्स में चेस्ट पेन या एब्डोमिनल पेन भी मिल सकता है। कई बार हेडेक इतना सीवियर हो सकता है पेशेंटों में कि आपको लगने लगे इतना सीवियर हेडेक कि जो मेनिंजाइटिस में होता है। तो हमको, क्योंकि मेनिंजाइटिस में भी फीवर आता है पेशेंट में, इसीलिए हमने दोनों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके देखनी चाहिए। साथ ही साथ आर्थ्रेल्जिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट में आर्थ्रेल्जिया यानी जॉइंट पेन इतना सीवियर हो सकता है कि आपको डेंगू वगैरह या चिकनगुनिया वायरल फीवर्स लग सकते हैं। तो दोनों के साइन एंड सिम्टम्स को देख के आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। फीवर की अगर हम बात करें, इसमें क्लासिकल और पैरोक्सिमल फीवर होता है, यानी कि स्टेजेस वाइज बार बार वही रिपीट होता है। एक्चुअल में इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कोल्ड स्टेज, दूसरी है हॉट स्टेज, और तीसरी स्टेज है वेट स्टेज। तो जैसे कि इनके नाम हैं उसी तरीके के लक्षण दिखते हैं। आप सब जानते होंगे कि कब, जो एक जनरल कॉन्शियस है कि कपकपी लग के बुखार आने वाला बुखार कौन सा होता है, मलेरिया। तो वही फर्स्ट स्टेज में, कोल्ड स्टेज में यही होता है कि पेशेंट सर से लेके पाँव तक शिवर करता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी कांपती है, उसे बहुत ठंड लगती है, कंबल पे कंबल उस पर डालने पड़ते हैं तब भी उसकी ठंड नहीं रुकती। तो ये स्टेज जो है वो लगभग आधा घंटा तक पेशेंट में रहती है, यानी बॉडी शिवर कर रही होती है और पेशेंट को ठंड लग रही होती है। उसके बाद आती है हॉट स्टेज। तो बॉडी जैसे शिवर करती है तो आप हाथ को जैसे रगड़ोगे, फ्रिक्शन से गर्माहट पैदा होती है, वैसे ही बॉडी क्या कर रही है, अपने को हाइयर थर्मोस्टेट पे सेट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है और पेशेंट को बहुत तेज फीवर आता है, हाई ग्रेड का फीवर रहता है। ये जो स्टेज है इसमें
2 से 3 घंटे तक ये स्टेज रहती है, जिसमें पेशेंट को तेज बुखार रह सकता है। देन उसके बाद क्या आती है, वेट स्टेज आती है। वेट स्टेज में देखा जाता है कि पेशेंट को पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, बहुत तेज पसीना आता है और वो पूरा गीला हो जाता है। और जैसे ही पर्सपिरेशन स्टार्ट होता है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है, फीवर उतर जाता है, तो इसको हम वेट स्टेज कहते हैं। तो इसी तरीके से पेशेंट को क्या है, तो यही स्टेजेस रिपीट होती हैं जब भी फीवर आता है। पहले कोल्ड स्टेज आती है, देन हॉट स्टेज आती है, फिर उसके बाद वेट स्टेज आती है। एग्जामिनेशन में हमें पेशेंट में एनीमिया मिल सकता है, एग्जामिनेशन में हमें पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, हिपैटोमेगाली मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्ट में क्या है, डील कर रहे हैं इन्फेक्शन से, इसीलिए इनका साइज़ क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अच्छे से अगर हम पैल्पेट करेंगे तो हमें हिपैटो स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, और जनरल एग्जामिनेशन में आपको पेशेंट में एनीमिया मिल सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया की हम अगर बात करें, तो जो कि किससे जुड़े हुए हैं, फैल्सीपेरम मलेरिया से जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन तब अकर करते हैं जब पेशेंट में पैरासाइटीमिया होता है। पैरासाइटीमिया का मतलब है कि पेशेंट में पैरासाइट का लोड ब्लड में 1 लाख से ऊपर हो जाए, तो उसे हम पैरासाइटीमिया कहते हैं। अब अगर ये पैरासाइटीमिया भी मिल रहा है बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस भी अकर हो रहे हैं, तो इसको सीरियस टाइप ऑफ फैल्सीपेरम मलेरिया कहा जाता है, जिसमें पेशेंट की प्रोग्नोसिस बड़ी बैड हो जाती है। तो अर्ली डायग्नोसिस बना के हम किसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेशेंट में, तो पहला एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया में क्यों होता है, क्योंकि जब ये इन्फेक्टेड आरबीसी ब्रेन में पहुंच के, यानी सेरिब्रल सर्कुलेशन में पहुंच के रोजेट फॉर्मेशन और साइटो एडेरेंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन रुकता है, तो पेशेंट में क्या है, सेरिब्रल मलेरिया मिल सकता है। सेरिब्रल मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि पेशेंट में अनअराउजेबल कोमा हो सकता है, यानी कि ऐसा कोमा जिसमें किसी भी स्टिमुलस के लिए पेशेंट रिप्लाई नहीं करता। उसके अलावा आपको डाइवर्जेंट आईज दिख सकती हैं, यानी आई डाइवर्ज कर रही होंगी। उसके अलावा आपको ब्रक्सिज्म मिल सकता है। ब्रक्सिज्म का मतलब दांत जो आपका जबड़ा है बिल्कुल तरह भिज जाए। उसके अलावा आपको पाउट रिफ्लक्स दिख सकता है। तो सोशल मीडिया के टाइम पे आप सब जानते हो कि व्हाट इज पाउट, यानी उसके लिप को हल्का सा भी टच किया जाए तो क्या होगा, पाउट के फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सब आपको मिल सकते हैं सेरिब्रल मलेरिया में साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा पेशेंट में एसिडोसिस हो सकती है, जो कि अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के कारण हो रही है। पेशेंट का पीएच 7.25 से कम हो सकता है। पेशेंट में अगर हम देखें तो हाइपोटेंशन मिल सकता है, डीप रैपिड ब्रीदिंग मिल सकती है, अनकॉन्शियसनेस मिल सकती है, ये सब एसिडोसिस के लक्षण है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया भी मिल सकता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो इसका पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो ग्लूकोज का भूखा है, वो ग्लूकोज खा जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया मिल सकता है और उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। उसके अलावा अगला कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर हम करें तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिल सकता है। कॉज इसका एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नहीं पता, पर बट अगर होता है तो ये बहुत ही सीवियर, वंस अगेन इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसकी वजह से इसमें पेशेंट को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा आपको पेशेंट में रीनल फेलियर मिल सकता है, यानी रीनल सर्कुलेशन में रुकावट होगी, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया वगैरह पेशेंट में देखने को मिल सकता है। फिर हेमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। हेमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या, एनीमिया मिल सकता है, सीवियर एनीमिया मिल सकता है, यानी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से भी कम मिल सकता है आपको। पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है, और साथ ही साथ पेशेंट में आपको हीमोग्लोबिन यूरिया मिल सकता है, यानी कि यूरिन में हीमोग्लोबिन पास हो सकता है। पेशेंट का यूरिन डार्क ब्राउन कलर का मिल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसी कारण से पुराने समय में मलेरिया को ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता था। तो काले पानी का बुखार कौन सा है, मलेरिया है। अब उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो पेशेंट में लीवर फेलियर हो सकता है, क्योंकि लीवर में पैथोजेनेसिस मिल रही है, जिसकी वजह से लीवर सेल्स डैमेज हो सकते हैं और पेशेंट में आप लीवर फेलियर मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम लास्ट की बात करें तो पेशेंट में हाइपोटेंशन और शॉक डेवलप कर सकता है। अगर मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मल्टीपल ऑर्गन का सर्कुलेशन रुक गया, तो पेशेंट शॉक में जाके पेशेंट में डाई। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। मेजर अगर हम
मलेरिया के इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो फर्स्टली हम इसमें जो सबसे इजी वे में हम मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट हम करवा सकते हैं। यानी कि किट आएगी, किट में मलेरिया के एंटीजन को हम डायग्नोस कर सकते हैं और इसके थ्रू हम फैल्सीपेरम और वाइवेक्स मलेरिया दोनों का पता भी लगा सकते हैं ये कौन सा मलेरिया है। उसके अलावा अगर हम कहें तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना सकते हैं, यानी पीबीएस कर सकते हैं, यानी थिन फिल्म और थिक फिल्म दोनों बनाते हैं। थिक फिल्म जो है वो क्या करती है, मलेरिया के पैरासाइट को आइडेंटिफाई करती है कि इसमें मलेरिया आरबीसी में मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है कि नहीं है, जबकि थिन फिल्म स्पीशीज का पता लगा लाती है, यानी कौन सा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। और ध्यान भी रखिए कि क्या कहते हैं, कोई एक फिल्म बनाने पे अगर आपकी डायग्नोसिस नहीं बनती, यानी कि उसमें पैरासाइट नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पेशेंट को मलेरिया नहीं है। हमें हर 6 आवर पे ये रिपीट करके देखना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि थिक फिल्म से ईजिली डायग्नोसिस बन जाती है, ईजिली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मलेरिया पैरासाइट को। हाँ, बट थिन फिल्म से स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये 2 पर्टिकुलर हम एग्जामिनेशन किसके लिए करवा सकते हैं, मलेरिया के करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशन साथ में करवानी चाहिए जो कि सपोर्टिव एविडेंस देगी हमें, जैसे कि हम सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में हम एचबी, टीएलसी, डीएलसी देख सकते हैं। तो एचबी में हमें डिक्रीज मिलेगा क्योंकि हम जान रहे हैं कि फैल्सीपेरम मलेरिया की वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत मात्रा में हो रहा है और पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो मिल सकता है। उसके अलावा हमें इसमें लिकोपीनिया देखने को मिल सकता है, यानी टीएलसी का काउंट कम मिल सकता है। और अगर हम हाइपरस्प्लेनिज्म हो गया है पेशेंट में, यानी कि स्प्लीन एनलार्ज कर गई है, तो उसकी वजह से आपको प्लेटलेट्स का काउंट भी कम मिल सकता है। इसके अलावा हमने बताया था कि पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है फैल्सीपेरम मलेरिया में, तो हमको पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल भी चेक करना चाहिए क्या है। उसके अलावा लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, तो हम एलएफटी पेशेंट में करवा सकते हैं। और रीनल का अगर इन्वॉल्वमेंट हमें चेक करना है तो हम आरएफटी या किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी भी पेशेंट में करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी जो कि हमें करवानी चाहिए। होपफुली आपके कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे और कुछ नई जानकारी भी आपको मिली होगी। तो वंस अगेन चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। अपनी ये जानकारी, जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना हम सबको फ़ायदा है। तो फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई डिजीज़ के साथ।